तो इन्वर्जन का डेफिनेशन लिखा दिया था कि सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। यस सर। ठीक है। यस सर। टाइप टाइप बताया था, पेरीसेंट्रिक यस पारा। सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में होता है क्या है, जैसे तुम क्रॉसिंग ओवर में पढ़ते हो, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे होमोलोगस वर्ड हट जाएगा, यहाँ पे कोई भी दो क्रोमोसोम के बीच एक्सीडेंटल एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ट्रांसलोकेशन में ये पॉइंट एकदम याद रखना है कि जो एक्सचेंज सेगमेंट होगा वो नॉन होमोलोगस के बीच में होगा। ठीक। इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है CML। CML का फुल फॉर्म है क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, यानी इट इज ए टाइप ऑफ कैंसर। ये होता है ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9। ये डायरेक्ट आ सकता है कि CML किस किस क्रोमोसोम के बीच एक्सचेंज होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9। जो क्रोमोसोम नंबर 22 है उसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि आप वहीं पे ये डिस्कवर्ड हुआ था। अब एनसीईआरटी में तुम लोग पढ़ना, पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोमल एबरेशन रिजल्ट्स इनटू कैंसरस सेल्स। वो इसी के लिए लिखा हुआ है, ट्रांसलोकेशन के लिए। एक ही पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, बट हम लोग थोड़ा सा एलोबरेट करके पढ़ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ट्रांसलोकेशन एक बार पीएमटी में आया भी है रिसेंटली। सो क्रोमोसोमल एबरेशन रिजल्ट्स इनटू कैंसरस सेल्स, ये लास्ट पॉइंट आप लिखें। डायग्राम में देखो, एक तरफ क्रोमोसोम है ABCDEF, उसके साथ है KLMNOP, दोनों नॉन होमोलोगस है। तो एक्सचेंज होने के बाद KL इधर आ गया और AB उधर चला गया। चलें आगे। यस सर। अब देखो, अब तक जो तुमने पढ़ा वो पढ़ा क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब है ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब जो तुम पढ़ोगे वो पढ़ोगे ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर का भी चेंज होगा, वो जीनोम में होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2n = 46, तो 2n के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ सकता है, या 2n में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जा सकता है, माइनस हो सकता है। सो म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये न्यूमेरिकल चेंज होता है, इसको जीनोमिक म्यूटेशन भी बोलते हैं। ये दो टाइप का हो सकता है, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में तो यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होगा या माइनस होगा, जबकि यूप्लॉइडी में डबलिंग होगा। तो यूप्लॉइडी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग एन्यूप्लॉइडी देखें। देखो 2n था तो 2n से 2n+1 हो रहा है, 2n+2 हो रहा है, 2n+1+1 हो रहा है। 2n+1+1 को कभी भी 2n+2 नहीं बोलोगे, क्योंकि क्रोमोसोम कौन सा आएगा ये पता नहीं है। ठीक है। उसी तरह से 2n-1 और 2n-2 भी होता है।
तो एक हाइपर एन्यूप्लैडी हो जाएगा, एक हाइपो एन्यूप्लैडी होगा, मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्यों होता है? जनरली जो गैमीट बनता है वो डिसजंक्शन के कारण बनता है, यानी नॉर्मल मियोसिस के कारण बनता है एन एन, जबकि एबनॉर्मल मियोसिस को नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। सो इट अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तुम्हारे सामने डायग्राम बना हुआ है, एक मियोसाइट्स है, मियोसाइट्स में देखो मियोसिस होता है, तो मियोसिस 1 में हैप्लॉइड नंबर हो जाता है, और मियोसिस 2 तो जानते ही हो कि इक्वेशनल डिवीजन है, तो हैप्लॉइड होगा ही होगा। लेकिन कहीं पे भी क्रोमोसोम नंबर का हेरा फेरी नहीं हुआ है, सब जगह एक ही नंबर आ रहा है, यानी एन 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 एन। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि नॉन डिसजंक्शन कैसे होता है, वो डायग्राम से तुम लोग अच्छी तरह से समझना। फटाफट लिखिए और मेरे को बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया? Yes, sir. यस सर। नहीं बोलोगे तो बैठे रह जाओगे फिर। ये देखो, ये क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, एक तो अच्छी तरह से इसको समझ लो कि नॉर्मली क्या होता, जो जो डायग्राम में देख रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ नॉन डिसजंक्शन ऑफ मियोसिस 1, तो होता क्या है कि जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तुमको पता है ना कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। अभी अभी हम लोग यहाँ पे सब बायवेलेंट था, बायवेलेंट में था, बायवेलेंट में क्रॉसिंग ओवर हो गया, यानी मेटाफेज वन के बाद जब एनाफेज 1 आता है तो क्रोमोसोम सेपरेट होता है। ये देखो, एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक इधर एक इधर, यहाँ पे भी एक एक अलग आना चाहिए था, कि नहीं दो एक साथ चला गया, यहाँ पे ये ब्लैंक हो गया। तो अब ये जो दो एक साथ चला गया, तो ये एक सेल बनाएगा, मियोसिस मियोसिस 1 के बाद एक सेल बन जाएगा जिसमें 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे, और एक में एक ही आएंगे। ठीक है, मतलब इस डायग्राम से हम लोग को समझना है। तो अब आप देखिए, जब एनाफेज 2 होता है तो तुम लोग बोलते हो ना कि एनाफेज 2 में क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। तो एनाफेज 2 में क्रोमोसोम का डिवीजन होगा तो एक 3 क्रोमोसोम में डिवीजन हो जाएगा। जनरली हम लोग को दो दो लेके चलना था। अगर हम लोग दो दो लेके चलते तो हमारे पास केवल एन एन आता, लेकिन तीसरा का n+1 आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। उसी तरह से इधर देखो, इधर दो लेके चलना था, एक ही क्रोमोसोम आया, उसका डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम आना था, तो यहाँ पे n-1 और n-1। यही है नॉन डिसजंक्शन। जो गैमीट बनना चाहिए था वो गैमीट नहीं बना, कहीं इधर यहाँ एक्स्ट्रा बन गया, यहाँ माइनस हो गया। यही है नॉन डिसजंक्शन। अब मैं आगे डायग्राम में तुमको बताऊंगा कि कैसे 2n+1 होगा, कैसे 2n-1 होगा। ये सबके समझ में आ गया डायग्राम? Yes. Yes, sir. अब मैं यस सर। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। जैसे ये तुम्हारे पैकेज में से सपोज दिया हुआ है कि अगर 2n=6 है, तो ऑब्वियस है 3 क्रोमोसोम इधर उधर जाएगा, यानी 3 सेट इधर जाएगा, 3 सेट इधर जाएगा। यहाँ पे लेकिन 3 के साथ
एक एडिशनल आ गया और यहाँ पे एक कम हो गया, तो यहाँ पे ये फाइनल बनाएगा गैमिट n-1 और n+1। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब नॉर्मल गैमिट बनता है जब डिसजंक्शन केवल होता है, नॉन डिसजंक्शन नहीं। जब केवल डिसजंक्शन होता है तो n n के साथ मिलके 2n बनता है, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर n+1 के साथ n आ गया तो 2n+1 हो गया, n+1 के साथ n+1 आ गया तो 2n+2 हो गया, उसी तरह से n के साथ n-1 आ गया तो 2n-1 हो गया, और n-1 के साथ n-1 आ गया तो 2n-2 हो जाएगा। यही है हमारा एन्यूप्लॉइडी। यानी एन्यूप्लॉइडी में एबनॉर्मल गैमेट बनने के कारण या तो जीनोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा या जीनोम में कम, उससे एक्स्ट्रा से कम आएगा, यानी नॉर्मल जीनोम से भी कम आएगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग नेमिंग करते हैं कि किसको ट्राइजोमी बोलेंगे, किसको टेट्राजोमी बोलेंगे, किसको मोनोजोमी बोलेंगे। फटाफट लिखिए और तुरंत बताइए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। Done, sir. Done, sir. No, sir. Done, sir. ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे देखना, ये ऊपर वाला छोड़ दो, ऊपर वाले से भी मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे एन्यूप्लाइडी है, एन्यूप्लाइडी का दो टाइप है, हाइपर एन्यूप्लाइडी एंड हाइपो एन्यूप्लाइडी। हाइपर में एक्स्ट्रा होगा, हाइपो में कम होगा। तो हाइपर एन्यूप्लाइडी में क्या है, इट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। जैसे 2n+1 को ट्राइजोमी बोलते हैं, 2n+2 को टेट्राजोमी बोलते हैं, 2n+1+1 को डबल ट्राइजोमी बोलते हैं, और 2n+2+2 को डबल टेट्राजोमी बोलते हैं। दूसरी तरफ हाइपोएन्यूप्लाइडी की बात करेंगे तो इट अराइजेस ड्यू टू लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या है, 2n-1 को मोनोजोमी बोलेंगे, 2n-2 को नलीजोमी बोलेंगे, उसी तरह से 2n-1 को डबल मोनोजोमी बोलेंगे, और 2n-2 को नलीजोमी बोलेंगे। तुम्हारे लेवल पे, पीएमटी लेवल पे जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि गिव द क्रोमोसोम नंबर इन ट्राइजोमिक मेज। अब आपको पता होना चाहिए कि मेज के अंदर 2n=20 होता है, तो ट्राइजोमी में ऑब्वियस है कि 2n+1 करके कैलकुलेट करके हम लोग बोलेंगे कि 21 क्रोमोसोम होगा। ठीक है। Yes, sir.
डन सर। अब जो है इसके बाद देखिए ट्राइजोमी हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग धतूरा का प्लांट देखे होगे, या अभी धतूरा में एक फ्रूट्स होता है, स्पाइनी फ्रूट्स होता है, राउंड राउंड फ्रूट होता है, उसका साइज तुम देखोगे तो एबनॉर्मल साइज भी हो सकता है, कहीं छोटा कहीं काफी बड़ा। तो वो जो एबनॉर्मल साइज देखते होगे उसका मतलब है कि उसमें ट्राइजोमी है। तो सबसे पहले जो नेचुरल ट्राइजोमी रिपोर्ट किया गया था धतूरा में, ये क्वेश्चन बड़े पुराने क्वेश्चन है, मतलब ये सोच लो हमारे टाइम से ये क्वेश्चन आता है कि नेचुरल ट्राइजोमी किस प्लांट में डिस्कवर्ड हुआ था, या नेचुरल ट्राइजोमी कहाँ देखने को मिलता है, तो धतूरा में मिलता है। ट्राइजोमी दो तरह का हो सकता है, ऑटोजोमल एंड एलोजोमल। ऑटोजोमल का मतलब है कि जो ट्राइजोमी होगा वो या तो 21st क्रोमोसोम पे होगा, या 18th पे होगा, और या 13th पे होगा। तुम लोग देखो कि कोई भी क्रोमोसोम है, अगर हम लोग डिप्लॉयड सेट बोलते हैं तो हमेशा वो पेयर में रहते हैं। तो 21st क्रोमोसोम में पेयर में यानी दो ही क्रोमोसोम दिखना चाहिए था, वहाँ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिख रहा है, तो ये ट्राइजोमी है, 21st क्रोमोसोम हो गया, इसको डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18th क्रोमोसोम के साथ दिख रहा है तो इसको इडवार्ड सिंड्रोम बोलेंगे, और अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 के साथ दिख रहा है तो इसको पटाओ सिंड्रोम बोलेंगे। इडवार्ड सिंड्रोम का सिम्टम्स है मेंटल रिटार्डेशन। पटाओ सिंड्रोम तुमने देखा होगा कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो लिप्स है ऊपर वाला वो पूरा कटा हुआ रहता है, अंदर तक कटा रहता है, बाद में उसको ऑपरेट करके वो ठीक कराते हैं, मतलब नोज के अंदर तक कटा रहता है, दैट इज द पटाओ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी मेंटली रिटार्डेड होता है, और उसका सिम्टम्स तुम लोग आगे लिस्ट में पढ़ोगे। तो यही है, ये ऑटोजोमल ट्राइजोमी है। अब इसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कैरियोटाइपिंग से एकदम पता चल जाता है कि डिफेक्ट है तो कहाँ पे डिफेक्ट है, और जिस क्रोमोसोम से रिलेटेड डिफेक्ट है उसका नाम बोलते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैरियोटाइपिंग से देखते हैं, और कई बार वो कैरियोटाइपिंग एग्जाम में भी आ जाता है। इस बार के सैंपल पेपर में जो सीबीएसई वाले ने सैंपल पेपर दिया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, उसमें वो डाला था ट्राइजोमी वाला पार्ट। चलें आगे। यस सर। ये देखो यही है कैरियोटाइपिंग। आप देखो ये ह्यूमन का कैरियोटाइप है, ह्यूमन मेल है, तो इसमें देखना सब पेयर में है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे 21st क्रोमोसोम में देखो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। तो 21st में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, तो ये क्लियर है कि डाउन सिंड्रोम है। अगर 18th में आता तो इडवार्ड सिंड्रोम होता, और 13th में आता तो पटाओ सिंड्रोम होता है। उसी तरह से अगर एक्स वाई था, वहां पे एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता एक्स, तो वो भी ट्राइजोमी होता है, लेकिन वो एलोजोमल ट्राइजोमी होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे कि एलोजोमल ट्राइजोमी क्या होता है। एलोजोमल ट्राइजोमी में जनरली नॉर्मल नॉर्मल जो क्रोमोसोम है या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स 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 है तो ये सुपर और मेटा फीमेल है, एक्स एक्स वाई है तो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, एक्स वाई वाई हो गया तो ये सुपर और मेटा मेल हो गया, जिसको जैकब सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सब था ट्राइजोमी, यानी हम लोग हाइपर एन्यूप्लॉइडी हमने पढ़ा, हमारा लिमिटेशन है, हम लोग ट्राइजोमी तक ही पढ़ते हैं। हाइपर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपो एन्यूप्लॉइड्स। हाइपो एन्यूप्लॉइड्स में मोनोजोमी आता है। मोनोजोमी का मतलब कि 2n के साथ 2n था तो उसमें एक गया तो 2n-1 हो गया, यहाँ पे 2n-2 हो गया। तो 2n- तो रिपोर्टेड है, 2n-1 का जो सिम्टम्स जो डिजीज होता है वो जेनेटिकल डिजीज कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। ये 12th के बुक में तुमने पढ़ा होगा। और 2n-2 का सर्वाइवल नहीं है, इसलिए हम लोग उसका कोई सिम्टम्स नहीं देखते।
Yes, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे यूप्लॉइडी। देखो यूप्लॉइडी में एक वर्ड मैंने बोला डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लें कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो आपको पता है कि सिंगल सेट क्रोमोसोम में म्यूटेशन कराना आसान होगा, क्योंकि वहां पे भाई ऑब्वियस है सिंगल सेट क्रोमोसोम होगा तो या तो डोमिनेंट वाला होगा या तो रिसेसिव वाला होगा। तो उसमें हम लोग इजिली एक्सप्रेस करा सकते हैं कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव। दूसरी तरफ मतलब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का ये सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि 2n था, अब 2n के साथ 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, 6n हो गया, 7n हो गया। सो मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। और ये फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस से होता है। हम लोग को ये भी पता होगा कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है। तो इसमें नेचर में तो ये अपने आप होता रहता है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि पॉलीप्लॉइडी कराएं तो उसके लिए केमिकल यूज किया जाता है। उस केमिकल का नाम है कॉल्चिसीन। जो कॉल्चिसीन कॉल्चिकम ऑटोमिनेली के कॉर्म से निकालते हैं, जो लिलिएसी का मेंबर है। ये शायद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लिलिएसी फैमिली में भी तुमने पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन दोनों आता है कि पॉलीप्लॉइडी के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, और दूसरा क्या है कि वो केमिकल कहाँ से निकालते हैं, तो वो किस प्लांट के किस पार्ट से निकालते हैं। तो कॉर्म से निकालते हैं और वो प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटोमिनेली। चलें? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये कॉल्चिसिन्स हेल्प इन डबलिंग अप क्रोमोसोम, ये जरूर लिखना है तुम लोग को। ऑब्टेन फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटोमिनेली, जो कॉम से निकालते हैं, और ये लिलिएसी का मेंबर है। मतलब ये आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिखा है, तुम लोग भी लिख। ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का दो टाइप है, एक है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और दूसरा है एलो पॉलीप्लॉइडी। मान लिया डबलिंग अप क्रोमोसोम करेंगे तो वो क्रोमोसोम कैसा है। तो अगर आप डबलिंग अप क्रोमोसोम करते हैं और वो एक सिंगल पेरेंट का प्रोडक्ट है, तो इसको ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे, यानी डबलिंग अप क्रोमोसोम विच कम फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। ये जैसे देखो जीनोम है यहाँ पे, इसमें तीन ये दिखाया गया है, यानी ये ट्रिप्लॉइड है, किसी में 4 दिखाया गया है, ये टेट्राप्लॉइड है, किसी में 5 दिखाया गया है, वो पेंटाप्लॉइड है, किसी में 6 दिखाया जाएगा, वो हेक्साप्लॉइड है। तुम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑड नंबर और इवन नंबर, अगर ये ऑड नंबर है तो स्टेराइल होगा क्योंकि वहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, और इवन नंबर होगा तो फर्टाइल होगा क्योंकि वहाँ पे मियोसिस होगा। जैसे पहले भी तुम पढ़ चुके हो कि बनाना बनाना में मियोसिस नहीं होता। बनाना में फ्लावर्स तो होता है,
लेकिन बनाना में पॉलन ग्रेन नहीं बनता, मेगा स्पोर नहीं बनता, इसलिए बनाना में ओवरी का डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन का और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं। तो वो ट्रिप्लॉइड है इसीलिए। तो अगर ऑटो टेट्रापेलाइट की बात करें तो एग्जाम्पल है बनाना, ग्रेप्स, शुगर बीट, टोमेटो, वाटरमेलन। हालांकि ये वाटरमेलन मार्केट में कम अवेलेबल होता है, ये सीडलेस वाटरमेलन होता है। दूसरी तरफ हम लोग ये जरूर बताएंगे कि ऑटो पॉलीप्लाइडी का फायदा ये हो गया कि साइज उसका इंक्रीज हो गया, साइज बड़ा हो गया। अंगूर का साइज इतना बड़ा पहले नहीं होता था, लेकिन पॉलीप्लाइडी के कारण काफी बड़ा बड़ा साइज का अंगूर आते हैं। उसी तरह से ऑटो टेट्राप्लॉइड जिसमें 4N होगा, उसका एग्जांपल है एप्पल, बरसीम, कॉर्न एक्सेट्रा। कॉर्न समझते हो, दैट इज द मेज। ये तो था, दिस इज ऑल अबाउट द ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलो पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट क्लास में मैं जेनेटिक्स का टेस्ट लूंगा, ठीक है? इसलिए अब तक जितना पढ़ लियो तुम लोग, तो ठीक से पढ़ के आइएगा। और इसलिए मैं नहीं ले रहा था कि हमारे पास वैसे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे, अब वो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, तो इसमें मैं टाइम थोड़ा कम दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा देने से दिक्कत आती है। मैं टाइम कम दूंगा और क्विज लूंगा, और क्विज में क्वेश्चन मिनिमम मैं डालूंगा कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, क्योंकि अब कम क्वेश्चन करने, 40 से 50 क्वेश्चन डालूंगा, टाइम रिड्यूस कर दूंगा, उतने टाइम में ही आपको करना है। तो भाई तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप अपने पैकेज की में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर लें, कॉन्सेप्ट देख लें। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन मैं नहीं डालूंगा जो हमारे सब्जेक्ट से या हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं, और यही परफॉर्मेंस बताएगा कि तुम आगे जेनेटिक्स में कितना करोगे। बस एक एक टेस्ट लूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? दूसरी बात, ऐसा सुनने में आ रहा है हर एक बैचेस से, नॉट ओनली फॉर यू, तुम्हारे बैच का पता नहीं है मेरे को, लेकिन हर एक बैचेस से आ रहा है कि जब हम AITS की तैयारी करते हैं तो एग्जिस्टिंग चैप्टर को इग्नोर करते हैं, और फिर उसका जब AITS का टाइम आता है तो फिर हमारे लिए टेंशन हो जाता है कि हम कैसे तैयारी करें। सबसे अच्छा तरीका है, AITS जब हो रहा है होने दीजिए, आप रनिंग टॉपिक तैयार कर लें, सो दैट कि सामने आने पे, जैसे जैसे अभी मेरे हिसाब से अगला AITS में क्या सिलेबस है बताना जरा। एक सेकेंड सर। देख के बताओ। एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड प्लांट हाँ, किंगडम। प्लांट, ठीक है। अब एनाटॉमी एनाटॉमी और प्लांट किंगडम में 2 चैप्टर है, ठीक है? अब इस 2 चैप्टर को तुम अभी पढ़ना शुरू कर दोगे और जेनेटिक्स को इग्नोर करोगे, मैं एक यूनिट मान के चलता हूँ, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। तो होगा क्या कि ठीक है AITS में नंबर आ जाएगा, लेकिन ये जो जेनेटिक्स चैप्टर इग्नोर करोगे, दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, AITS के लिए ज्यादा तुम पैनिक मत हो। तुम्हारा जो रनिंग, ठीक है, हमारा इसके कारण एक AITS थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन हम इसको स्मूथ बना लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत सारे आकाश में टेस्ट देने हैं, टेस्ट देने इतना देना है कि बच्चा तो, लास्ट जो टेस्ट होता है ना उसमें 5 बच्चा होता है पूरे आकाश में, ओनली 5 to 6 बच्चे वही AITS देते हैं, बाकी कोई नहीं देता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि लास्ट लास्ट तक आपको AITS देना है। करना क्या है कि रनिंग टॉपिक जो हो रहा है ना, इसको जरूर तैयार करना है। मान लिया आज आपको जो आज मैंने पढ़ाया जितना भी, ये फाइनल कर लो, ये फाइनल करोगे, कल के दिन ठीक है ये जेनेटिक्स का AITS आएगा, तुम हल्का फुल्का रिवीजन करके काम चल लेगा, क्योंकि लिखने का पार्ट तो आता नहीं है, वहां पे टिक लगाना आता है। लेकिन अगर इसको छोड़ के हम प्लांट किंगडम और एनाटॉमी में लग जाएं, और मैं भी तुमको इंटरटेन करने लगूं कि हाँ प्लांट किंगडम का मैं टेस्ट लूंगा, तो एनाटॉमी का टेस्ट लूंगा, तो जेनेटिक्स का क्या होगा? यही चीज है, ये मैं देख रहा हूँ हर एक बैच में, मैं देखता हूँ कि जैसे AITS है तो बच्चे उस AITS में फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रॉब्लम पूछते हैं, बॉटनी जूलॉजी से तो मतलब ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम पूछना है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में उसका ज्यादा प्रॉब्लम पूछता है जिसका AITS आने वाला है। तो इसके कारण क्या होता है, जो रनिंग टॉपिक जो चल रहा है वो खत्म हो जाता है। और दोबारा जब तुम रनिंग टॉपिक, दोबारा वो AITS में यही रनिंग टॉपिक का सिलेबस आएगा, तो तुम टीचर से पूछने जाओगे तो बोलेगा ना कि मैंने तो पढ़ाया था आपको।
ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे ना, तो फिर आपको भाई 650 नंबर नहीं आएगा। मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। और देखना मई और जून या जुलाई, 3 में से किसी महीने में आपका टेस्ट होना है नीट का, तो तुम बैठे रह जाओगे। फिर तुम संभाल नहीं पाओगे सिलेबस। तो सर हाँ। एआईएटीएस और एफटी साथ में ही है और दोनों में अलग सिलेबस है, फिर सुनो, कैसे कोप अप? नहीं, मेरी बात सुन लो तुम। मेरी बात है, जब तुम रनिंग सिलेबस जाओ ना भाई, तुम रनिंग सिलेबस चलो, तो रनिंग सिलेबस जब तुम चलाते जाओगे तो एक गैप के बाद तुम्हारा एफटी भी स्मूथ हो जाएगा ना। अच्छा, एफटी में सुन लो क्या होता है। मान लिया कि एफटी का सिलेबस में सपोज मैं अभी बता रहा हूँ कि जेनेटिक्स भी आ रहा है और जेनेटिक्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ कि जितना हुआ है ना जेनेटिक्स, उतना ही तुम पढ़ते जाओ और उसके पीछे का पूरा पढ़ लो। तुम ये मत सोचो कि एफटी में जेनेटिक्स आ रहा है तो मैं पूरी पढ़ के जाऊंगा। तुम ऑनेस्टली तुम दे रहे हो ना एग्जाम, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स अगर इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, मान लिया वो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है, तो उनको बोलो कि देखिए केमिस्ट्री में मैंने इतना ही पढ़ा है, इसके बाद नहीं पढ़ा, और इतना पढ़ के मैं इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो, तुमको यहाँ पे पीएमटी की तैयारी करनी है, तुमको अपने को एफटी में नहीं झोंकना है या एआईटीएस में झोंकना नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब, पता चला हम ठीक से तैयार नहीं थे और हम प्लेग्राउंड में पहुंच गए खेलने के लिए, नेट प्रैक्टिस हमने की नहीं थी, बैट पकड़ लिए तो आउट तो हो जाएंगे हम। तो ये चीज तुमको और संतोष करना है। मान लिया कि तुमको 3 चैप्टर आ रहा है, ठीक है, बॉटनी का 3 चैप्टर आ रहा है, और ये एफटी की बात बता रहा हूँ, और एक चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं या पार्शियल है, तो 2.5 चैप्टर का टेस्ट देंगे। और बाकी क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस स्टडी के बेसिस पे अगर हो जाता है, नहीं तो हम संतोष करेंगे, कोई बात नहीं है। कितना आ रहा है 180 में, कितना आ रहा है भाई, 110 नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, 110 तो आया, मैंने जितना पढ़ा था उतना आ गया, जितना मैंने रिवाइज किया था आगे मैं देख लूंगा। ये स्ट्रेटजी अपनाना जरूरी है। देखो, अब तुमको एक प्राइमरी स्ट्रेटजी ये है कि क्वालिफाई करना है एकदम एनी हाउ जैसे करना है, और उसके लिए तुमको रनिंग टॉपिक जो बच्चा इग्नोर करता है ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बता रहा हूँ, चाहे मैं भी स्टूडेंट रहता और मैं भी बॉटनी ही की क्लास करता और रनिंग टॉपिक मेरा कम नहीं होता था, रिवाइज नहीं करता, तो फिर प्रॉब्लम आती है। और ये होता है, यही होता है। तुम लोग देखना, तुम लोग रनिंग टॉपिक में नहीं रहते, तुम डाउट सेशन में भी मेरे को लगता है रनिंग टॉपिक में नहीं रहते। तुम बोलते हो कि सर ये आईटीएस है, उसमें ये सिलेबस है, सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, तो रनिंग टॉपिक गया। चलिए, एलो पॉलीप्लॉइडी में हम लोग बोलेंगे डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम व्हिच कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, यानी 2 पेरेंट को क्रॉस कराएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो पेरेंट है वो सेम फैमिली का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पपाया और मैंगो का क्रॉस करा के फिर उसका डबलिंग करेंगे। तुम लोग थोड़े समय के लिए याद करो कि तुमने वो किया था ना, क्या नाम है, बायवेलेंट, तो याद होगा कि बायवेलेंट क्या होता है। अगर ये आपको पता है कि बायवेलेंट क्या होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बायवेलेंट में क्या होता था कि बायवेलेंट में होमोलोगस पेयर होता था, जिसमें एक पेरेंटल था और एक पैटर्नल था, एक मैटरनल था। तो बायवेलेंट जब होता था तो हम लोग बोलते थे कि देखिए वही बायवेलेंट टेट्राड स्टेज जाता है, और टेट्राड में क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर वो सेपरेट हो जाता है, एनाफेज में फाइनली हैप्लॉइड से अपोजिट पोल पे चला जाता है, तो मियोसिस सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे है कि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम व्हिच कम फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट। मान लिया कैपिटल ए एक पेरेंट है, कैपिटल बी दूसरा पेरेंट है, इसमें 2n=14 है, इसमें 2n=14 है। जो AB बना ना, उधर AB जो बना, तो AB के अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि AB अभी बनेगा उसमें 7 क्रोमोसोम इधर से आएगा, यानी 7A लिख दिया, और 7 क्रोमोसोम इधर से आएगा, यानी B लिख दिया। ये टू सेम प्लांट तो नहीं है भाई, ये 2 डिफरेंट प्लांट है। अगर सेम प्लांट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तुम बोलते कि ये मदर साइड से, ये फादर साइड से, और अगर यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये 14 हो जाता तो 7 बाइवेलेंट। यहाँ पे क्या है कि ये 7 यूनिवैलेंट होगा, यानी अलग होगा क्रोमोसोम, ये अलग होगा, तो 7 यूनिवैलेंट प्लस 7 यूनिवैलेंट 14 यूनिवैलेंट बनेगा। और यूनिवैलेंट जब बनता है तो वो प्लांट स्टेराइल हो जाता है, उसमें मियोसिस नहीं होगा। अब उसी प्लांट में डबलिंग किया जाएगा क्रोमोसोम का,
विद द हेल्प ऑफ कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन से डबल हो गया। अब ये जैसे डबल हुआ तो ये हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और अब 2n इक्वल टू 28 हो जाएगा। क्यों बोलोगे कैसे हो जाएगा सर? जो ए था ये डबल हो गया, जो बी था ये डबल हो गया, तो ऑब्वियस है ना कि 28 क्रोमोसोम होगा और आराम से 14 बाइवेलेंट बन जाएगा। तो जब यहाँ पे 14 बाइवेलेंट बन जाएगा तो ये फर्टाइल हो जाएगा। यही है एलो पॉली। एलो का मतलब है डिफरेंट सोर्स, ऑटो का मतलब है सेम सोर्स। यानी ए बी कहाँ से आया? डिफरेंट पेरेंट से आया और इसको डबल किया गया तो ये बन गया एलो पॉलीप्लॉइड। अब मैं पहले इसका तुमको समझा देता हूँ कि साइंटिस्ट ने कैसे ये प्लांट बनाया था। उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉमन ब्रेड में। जो हम लोग रोटी खाते हैं, कॉमन ब्रेड व्हीट का आटा होता है जिसको ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, वहां पे हम लोग जाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्पेंचेनको ने कैसे इसको डिस्कवर किया था। ये हो गया वो येलो पॉली, लिख लिया तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पार्ट देखो, एलो पॉलीप्लॉइडी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्पेंचेनको। अब कार्पेंचेनको साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? रेडिस और कैबेज का क्रॉस कराया। तुम लोग को पता है ना कि रेडिस और कैबेज दोनों ब्रेसिकेसी का मेंबर है। रेडिस का बॉटनिकल नेम है रैफनस सटाइवस, कैबेज का बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलिरेशिया। दोनों के अंदर क्रोमोसोम होता है 2n=18, 2n=18। ठीक है, तो F1 जो बनेगा वो स्टेराइल होगा। इधर से 9 क्रोमोसोम आएगा तो आर रेफनेस के लिए मैंने 9R लिखा है और ब्रेसिका के लिए मैंने 9B लिखा है, तो 18 यूनिवैलिड बन जाएगा। बन गया, ये स्टेराइल होगा। अब इसमें डबलिंग ऑफ कॉल्चिसिन किया जाएगा। डबलिंग ऑफ कॉल्चिसिन करते ही सर डबलिंग बाय कॉल्चिसिन करेंगे तो ये 2n=36 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया रेफनो ब्रेसिका। ये फर्टाइल हो गया। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या था कि साइंटिस्ट ने इस ऐसे बनाया था कि ऊपर कैबेज होगा, नीचे रेडिस होगा। लेकिन बैड लक रहा साइंटिस्ट का, उल्टा हो गया। ऊपर रेडिस का लीफ आ गया मतलब, और नीचे कैबेज का रूट आ गया। तो कार्पेंचेनको का तो ये डिस्कवरी फेल हो गया, लेकिन टेक्निक फेल नहीं हुआ और ये टेक्निक आज भी साइंटिस्ट अपना रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता, जबकि ये आज तक नहीं हुआ कि ऊपर रेडिस हो, ऊपर क्या हो जाए कैबेज हो जाए और नीचे रेडिस हो जाए, यार आज तक ये डिस्कवरी नहीं हुआ है सक्सेसफुल। बट एक कॉन्सेप्ट तो हो गया ना कि कैसे येलो पॉलीप्लॉइड बनाते हैं। समझ में आ गया? चले आगे। Yes, sir. अब देखो, अब एक क्वेश्चन तुम लोग देखना प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो एम्स का पेपर तो खैर अब नीट के साथ होता है। इसमें ध्यान देना कि एक क्वेश्चन था कि जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है, कॉमन ब्रेड व्हीट, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। मैं पहले से बता दूं कि हम लोग को व्हीट का क्रोमोसोम नंबर याद रहना चाहिए। यानी 2n=42 होता है, जैसे राइस का 24 होता है, आपको याद होगा। तो 2n=42 होता है तो n21 है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि गिव द डिप्लॉयड, हैप्लॉयड एंड मोनोप्लॉयड नंबर ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। और ये जो कॉमन ब्रेड व्हीट है ये पूरी दुनिया को पता है, और आपको भी स्ट्रेटजी वाले चैप्टर में पता चल जाएगा कि ये हेक्साप्लॉयड व्हीट होता है, हेक्साप्लॉयड। तो अब ध्यान दो, मैंने इधर साइड में देखो क्या लिखा है, 2n=42, n=21, तो डिप्लॉयड नंबर तो 42 हो गया, हैप्लॉयड नंबर 21 हो गया। हेक्साप्लॉयड का मतलब होता है 6x=42। तो x कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये x जो होता है ये मोनोप्लॉयड नंबर होता है। जब भी पॉलीप्लॉयडी में कुछ दिया हो, मान लिया कि टेट्राप्लॉयड दिया रहता है, लेकिन ये हमेशा क्रोमोसोम से मिलता जुलता होता है, यानी आराम से उसको कट कर सकते हैं। तो 6x=42 है तो x 7 है, यानी 7 का 6 टाइम है, 6 टाइम्स है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसलिए इसको हम लोग
हेक्साप्लॉइड बोलते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया कि डिप्लॉइड नंबर 42, हैप्लॉइड नंबर कितना, हैप्लॉइड नंबर 21 एंड मोनोप्लॉइड नंबर 7। अब देखो एक और मैं एग्जांपल से तुम लोग को समझाऊंगा कि कैसे होगा। चलूं मैं आगे? Yes, sir. No, sir. इसमें कुछ लिखना ही नहीं था, फटाफट लिखो, साइड में लिखो, नीचे वाला कुछ मत लिखो, वही चीज ऊपर में लिखो। सर बोलो। जैसे ये हेक्साफ्लोराइड है, वैसे कितनों के याद रखने होंगे हमें? नहीं, तुमको कुछ नहीं याद रखना है। तुमको अभी एक याद रखना है कि मैन मेड सीरियल क्रॉप किसको बोलते हैं, वो ट्रिटिकेल याद रखने हैं बस। अभी मैं बताऊंगा, बाकी किसी का नहीं याद रखना। देखो पीएमटी में हुआ क्या कि मैं तुमको बॉटनी के बारे में बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट तुम अपने आप समझ लेना। मार्केट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे झूठ मूठ का, मेमोरी बेस्ड, बदल बदल के, कि बच्चे को डराया जाने लगा। और उस केवल ट्यूशन कमाने का धंधा कि कैसे हम ट्यूशन कमाएं। तो तुमको तो मतलब आकाश ने तो यही तो किया। आकाश ने बड़े ही कॉन्साइज वे में सारा चीज बता दिया बच्चों को कि देखिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तुम लोगों को पता भी होगा, बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि कई जगह जेनेटिक्स के सेपरेट टीचर होते हैं, फिजियोलॉजी के सेपरेट टीचर होते हैं, एल्गी कोई और पढ़ाता है, ब्रायोफाइट कोई और पढ़ाता है। तो इतना गाना गाने की जरूरत नहीं है। तो जेनेटिक्स में अगर ये क्वेश्चन है तो बस एक सिंबॉलिक है कि साहब बच्चे को पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है तो हेक्साप्लॉइड वीट होता है, टीचर बता देगा क्लास में, इवन स्कूल में बताएगा। इसके अलावा तुमको राइस का भी नहीं पूछा जाएगा, ब्रेसिका जुन्सिया का भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट जब याद रखना है कि आखिर सर रैप्नो ब्रेसिका क्या होता है, क्योंकि ये पुराने एनसीईआरटी में ये था, नए में तो ये भी नहीं। बट इसका मतलब नहीं है, हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इसलिए आप तुमको कुछ नहीं याद रखना है, इसके अलावा कोई किसी का नाम याद रखना है। बट क्रोमोजोम नंबर जो नॉर्मल होता है, मेज, राइस, ये सब का याद रखना है। अब जैसे ये देखो, मैन मेड सीरियल क्रॉप है ट्रिटिकेल, ये आता है क्वेश्चन। मतलब ट्रिटिकेल साइंटिस्ट ने बनाया, ये सीरियल क्रॉप है। इसमें वीट तुमको पता है, राई एक सीरियल क्रॉप होता है। ये राई वो राई नहीं है, एक तुम बोलते हो ना RAI वाला राई नहीं है ये। एक राई ये वाला ये नहीं है, ये है RYE, जिसका नाम है सिकेल सीरियली। तो सिकेल सीरियली में क्रोमोसोम नंबर 14 होता है, वीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। तो साइंटिस्ट को लगा कि अगर कभी कंट्री में फेमाइन आ गया तो कुछ ऐसा प्लांट बताइए जो गेहूं नहीं ग्रो करने पे उसी को ग्रो कराया जाए और सेम प्रोटीन मिल जाए। तो आपको पता है ना कि गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है, तो सेम प्रोटीन इसमें मिलता है राई के अंदर, और वो ट्रिटिकेल में आ जाता है। तो कैसे, देखो, वीट और राई का क्रॉस कराया गया, तो वीट में 42 था, राई में 14 था। तो तुम F1 में बोलोगे ना कि 21 क्रोमोसोम वीट से आएगा और 7 क्रोमोसोम राई से आएगा, बोलो आएगा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियस है कि वहां पे 28 यूनिवैलेंट बनेगा जो स्टेराइल होगा। उसको डबलिंग किया जाएगा, बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करने के बाद 2n=56 होगा। अब सुन लो, जो 2n=56 ट्रिटिकेल है, ये ट्रिटिकेल ऑक्टाफ्लॉइड होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये ऑक्टाफ्लॉइड है, ऑक्टाफ्लॉइड 2n=56 है, तो इसका मोनोप्लॉइड नंबर कितना होगा बता दो? 7 हो जाएगा। और तुमको ये भी मैं बता दूं कि जब जब क्वेश्चन वीट से रिलेटेड कोई भी आता है, ट्रिटिकेल आ जाए, वीट का और भी वेराइटी आ जाए, तो मोनोप्लॉइड नंबर 7 के अलावा दूसरा नहीं होगा। तो आपका मोनोप्लॉइड तो ऐसे भी सही हो जाएगा। और अगर तुमको क्रोमोसोम नंबर याद है सबका, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। तो भाई क्रोमोसोम नंबर वीट का याद रखना है, राई का याद रखना है, ट्रिटिकेल का याद रखना है, बस हो गया काम। और क्या करोगे, और कुछ का याद नहीं रखो। तो ये जो वीट वाला क्वेश्चन है ना, हेक्साप्लॉइड वीट वाला, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो ये भी आया हुआ है कि हम लोग जो रोटी खाते हैं वो कौन सा वीट है,
हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, तो ऑब्वियस है कि हेक्साप्लॉइड वीट है। और ये एम्स में क्वेश्चन आया था यही वाला कि डिप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड नंबर और मोनोप्लॉइड नंबर बताइए कॉमन ब्रेड वीट का, तीनों पूछा था एक साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीप्लॉइडी। हम लोगों ने पॉलीप्लॉइडी पढ़ लिया, यानी हम लोगों ने एन्यूप्लॉइडी भी पढ़ लिया, यूप्लॉइडी भी पढ़ लिया, तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है कि सर जीन म्यूटेशन क्या है, जिसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। हालांकि जीन म्यूटेशन पढ़ने के पहले आपको बायोमोलिकुल्स के चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, और उसके साथ साथ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स भी थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक कोड का यहाँ पे रोल होता है, कोडोन का रोल होता है। वैसे मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा आगे कोडोन के साथ क्या होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, दैट इज द जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन एट जीन लेवल। पहले हम लोग ये चीज समझ लें, ठीक है, कि ये डीएनए है, सबको पता है कि डीएनए को में हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट देखते हैं, ए के साथ टी, जी के साथ सी, सी के साथ जी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ए जी सी टी, ए जी प्यूरीन है, सी टी पैरामिडीन है, और यू भी पैरामिडीन है। अगर आरएनए होगा तो वहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो AGCT है, मैसेंजर आरएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो है AGCU। ऑब्वियस है, जो प्रोटीन बनता है तो फिर जेनेटिक कोड के बेसिस पे सीक्वेंसिंग होता है अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड A1, A2, A3, यानी अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 एंड सो ऑन। सबको एक साथ हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो अगर अमाइनो एसिड का चेन सही है तो सही है, लेकिन अगर ये इधर डीएनए में या आरएनए में कहीं पे भी कुछ ऐसा चेंज आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो हमारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है और हम लोग कैरेक्टर भी उसके कारण चेंज होगा। तो यही चीज तुम लोग को पढ़ना है जीन म्यूटेशन में। चले आगे। एक मिनट सर। डन सर। अब ट्रिपल फॉर्म, अच्छा ये भी पहले सीख लो तुम, मतलब आगे हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को कोडोन बोलते हैं, ये सब तुम मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ोगे। जैसे यू 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 है, ये कोडोन है, तो ये फिनाइल एलेनिन को बताता है। यू यू सी भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। AUG मिथ्योनिन को करता है, GAG ग्लूटामिक एसिड को करता है, GUG वैलिन को करता है। दूसरी तरफ हम लोग ये बोलेंगे कि UAA, UAG एंड UGA टर्मिनेशन कोडोन है, यानी ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, इसलिए इसको नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन बोलते हैं। अब तुम इधर देखना कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और उस मैसेंजर आरएनए पे प्रॉपर कोडिंग हो गया AUG, UUU, GUG, लेकिन लास्ट में जो येलो कलर का है UAA है, तो वो तो अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा उसमें मेथियोनिन बनेगा, फिनाइल एलेनिन बनेगा, वैलिन बनेगा, और यूए कोड नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये है। अब कहता है कि बीच में भी कुछ चेंजिंग हो सकता है भाई। अगर बीच के कोडोन में चेंजिंग होगा तो ऑब्वियस है कि अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। यही हम लोग आगे पढ़ेंगे।
सर इससे पहले का स्लाइड दिखा दीजिए, तो नीट इशू की वजह से रह गया था। वो रह गया सर। डन सर। ले आगे ये हो गया सबका। एक मिनट सर। डन सर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन एट जीन लेवल होता है। इसका दो टाइप है, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि वन नाइट्रोजनस बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। जैसे तुम लोग बोलोगे कि A इज रिप्लेस्ड बाय G या A इज रिप्लेस्ड बाय T, तो कभी प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन, पैरामिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिडीन एंड सो ऑन। एक मिनट रुको। डन। सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप होता है। सब्स्टिट्यूशन में ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। अगर A का एक्सचेंज हो रहा है G के साथ, यानी प्यूरीन का प्यूरीन के साथ, और या पैरामिडीन का पैरामिडीन के साथ, तो उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। व्हेन वन प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरीन, ठीक है, और वन पैरामिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पैरामिडीन। देखो ये मेरे हिसाब से जेनेटिक्स का सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आने वाला यही क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आता है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। और मैं जितना पेपर देखता हूँ, उस हर एक पेपर में कहीं ना कहीं ये टकराता है। मतलब हर एक लेवल का पेपर, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे वो पीएमटी हो, चाहे वो बी फार्मा का एग्जाम हो, मतलब ये आता है। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। और ये आराम से तुमको 4 नंबर मिलता है, और यही चॉइस रहता है, ज्यादा हाई फाई भी नहीं आता। उसी तरह से देखो ट्रांसवर्जन में क्या होगा कि ए है प्यूरीन और टी है थाइमीन, सी है पैरामिड सॉरी ए है प्यूरीन और टी है पैरामिडीन, और सी है पैरामिडीन और जी है प्यूरीन। सो व्हेन प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिडीन एंड वाइस वर्सा, तो उसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। ठीक, जैसे हीमोग्लोबिन में तुम देखते हो कि 2 अल्फा 2 बीटा चेन है, ठीक है। तो बीटा चेन में क्या होगा, 6th पोजीशन पे देखो, 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड चेंज हो के वैलिन बन जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज होता है। तो आप देखिए कि ग्लूटामिक एसिड बनाने वाला जो कोडोन है वो GAG है,
और वेलिन बनाने वाला कोडोन है GUG। तो आप बताओ GAG से GUG हुआ तो A के बदला U आ गया, तो इसको ट्रांजिशन बोलोगे या ट्रांसवर्जन? ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन बोलेंगे, यही तो है, यही तो क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो तुमको इतना ये तो थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोल दिया। डायरेक्ट लैंग्वेज बेस्ड ही क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन कब होगा और ट्रांसवर्जन कब होगा। चले यस सर। यस। अब देखो, अब इसको ये तुमने सब्स्टिट्यूशन समझ लिया, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझो, और इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक बार समझोगे याद हो जाएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब कि जो सीक्वेंस था वही चेंज, सीक्वेंस ही चेंज हो रहा है। कैसे? ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस और बेसिस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको पता है ना कि नाइट्रोजनस बेस को मिला के हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, फिर वो उससे कोडोन को डिवाइड करते हैं और उस कोडोन से अमाइनो एसिड बनता है। तो तुम लोग जरा डायग्राम में देखना, मैंने लिखा हुआ मेन सीक्वेंस लिखा है, देखो मेन सीक्वेंस। मेन सीक्वेंस येलो कलर का है, पहले समझ लो फिर लिखना। AUG UUU GUG UAC AUG। क्लियर है ना? सब कुछ ना कुछ बनाएगा अमाइनो एसिड, सारे फंक्शनल अमाइनो एसिड हैं जो तुम येलो कलर का देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो प्लस का निशान है, प्लस के निशान में ऐसे डबल एरो दिया हुआ है ऊपर नीचे दोनों। इसमें क्या किया गया? G को इंसर्ट किया गया है। प्लस का मतलब G को इंसर्ट किया गया, और G को इंसर्ट कहाँ पे किया गया? UAC देख रहे हो जो मेन सीक्वेंस है, यानी UAC में ठीक A के बाद G को इंसर्ट कर दिया गया। तब अब जो सीक्वेंस होगा न्यू सीक्वेंस वो होगा AUG UUU GUG UAG। आ गया ना? अगर यहाँ पे UA है, G इसमें इंसर्ट कर दोगे तो UAG आएगा, बोलो। यस सर। Yes. तो ये जो UAG आएगा, तो ये नॉनसेंस कोडोन है, अपने उसमें नोट्स में देखो तो लिखा हुआ होगा UAG। यस सर, नॉनसेंस। यस सर। तो यहाँ पे कुछ बनना था ना, वो नहीं बनाना, तो म्यूटेशन होगी। ठीक है? तो ये जब इंसर्शन, मैंने तो एक एग्जांपल बताया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जब हो सकता है दूसरा अमाइनो एसिड आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया तो ये नॉनसेंस कोडोन हो गया, तो यहाँ म्यूटेशन हो गया। दूसरी तरफ देखो, ये डिलीशन किया गया, इसमें से जो मेन सीक्वेंस है उसमें से C को हटा दो। जब C को हटाओगे तो अब जो सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो सीक्वेंस हो रहा है, ये रेड एरो है ना नीचे, नीचे जो सीक्वेंस होगा वो UAA, ये वाला A यहाँ आ जाएगा। देख रहे हैं? ये आ रहा है समझ में? यस सर। यस। तो अब जो सीक्वेंस है वो देखो क्या है, AUG UUU GUG UAA आ गया। अब जैसे ही UA आ गया, फिर यहाँ पे एक नॉनसेंस कोडोन आ गया। तो ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मतलब इस तरह से आप लोग को समझना है कि अगर इंसर्शन हो या डिलीशन हो, यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि A कन्वर्टेड इनटू C, G कन्वर्टेड इनटू T, नो, या रिप्लेस नहीं बोलोगे। यहाँ पे या तो
एडिशन हो जाएगा या तो डिलीशन हो जाएगा, तब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। वहां पे तुम क्या बोल रहे थे, वहां पे बोल रहे थे कि प्यूरिन पैरामिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा या प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, ऐसे बोल रहे थे। तो दोनों में अंतर है, वो था सब्स्टिट्यूशन, ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो इंसर्शन होता है या तो डिलीशन होता है, उसके कारण सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। आप फटाफट लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। डन सर। अच्छा, जैसे यू है, कोडोन है, ये फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है। अगर किसी कारण से ये बन जाए यूयूसी, तो भी हमारा जो कोडोन, जो अमाइनो एसिड होगा वो फिनाइल एलेनिन ही होगा। कैसे? तुम लोग एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यू ये कोडोन है, ये किसको कोड कर रहा है? फिनाइल एलेनिन को। यूयूसी किसको कर रहा है, कोड कर रहा है? ये भी फिनाइल एलेनिन को। तो ये कह रहा है कि अगर म्यूटेशन हो जाता है और यू के बदले यहाँ पे सी आ जाता है, तो भी तो फिनाइल एलेनिन ही आएगा। तो इसको म्यूटेशन बोलेंगे, इसको हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे, लेकिन सेम सेंस म्यूटेशन बोलेंगे या साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है? तो अगर चेंज इन न्यूक्लियोटाइड के कारण भी सेम अमाइनो एसिड कोड हो रहा है, तो ऐसे म्यूटेशन को सेम सेंस म्यूटेशन या साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे। दूसरी तरफ देखो, GAG से GUG बन गया, तो GAG किसको कोड कर रहा था? ग्लूटामिक एसिड को। और GUG किसको कोड कर रहा है? वैलिन को। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिस सेंस म्यूटेशन। उसी तरह से UAC से UAA बन जाए या UAG बन जाए, तो वहां पे टर्मिनेशन कोडन आते ही प्रोटीन को किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, और ऐसे म्यूटेशन को बोलेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, ये तो पता चल गया, सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। सेम सेंस में तो वही कैरेक्टर मिल रहा है फिनाइल एलेनिन का, जेनेटिक कोड नहीं बदल रहा है। लेकिन सुनो, मिल रहा है ना, लेकिन आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो चेंज हो गया, और आने वाले भविष्य में तो पता नहीं क्या करे। तो न्यूक्लियोटाइड चूंकि चेंज हो गया ना, तो इसको म्यूटेशन बोलोगे तो। ईशा, क्या नाम है?
हम लोग पढ़ेंगे म्यूटाजेनिक एजेंट्स। म्यूटाजेनिक एजेंट्स का मतलब है कि जो म्यूटेशन कराता है, तो फिजिकल म्यूटाजेंस है। फिजिकल म्यूटाजेंस में जैसे हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, तो टेम्परेचर के अंदर ये जनरली क्या होता है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई तक जाते हैं। फंजाई में बहुत म्यूटेशन होता है, तो फंजाई के कारण फंजाई में इन लोअर ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर कैन इंड्यूस म्यूटेशन। कभी उसका साइज बड़ा करना है, कभी सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो ये म्यूटेशन साइंटिस्ट कराते रहते हैं और ये बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर लोअर ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन करा सकता है। रेडिएशन तुम लोग जानते हो, दो तरह के रेडिएशन होते हैं, नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइजिंग। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है वो यूवी रेज होता है, और आयनाइजिंग होता है अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेज। तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यूवी रेज कैसे म्यूटेशन कराता है, फिर हम लोग आयनाइजिंग की बात करेंगे। चलें? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये यूवी रेज में क्या होता है, ये डेली है, मतलब कि डेली बेसिस पे हम लोग सभी के बॉडी में हो सकता है, प्लांट में, हमारे अंदर सब। तुम लोगों को पता है ना कि सनलाइट के अंदर यूवी रेज होता है, पार भी होता है। पार को बोलते हैं 400 टू 700 नैनोमीटर, और यूवी रेज को बोलते हैं 100 टू 400 नैनोमीटर। तो जो यूवी रेज होता है वो सनलाइट में अवेलेबल होता है। यूवी रेज क्या करता है कि डीएनए के अंदर थायमिन डायमर बनाता है। चांस की बात है, बनाएगा भी नहीं बनाएगा, लेकिन वो थायमिन डायमर बनाते रहता है। तो वही यूवी रेज में थायमिन डायमर बना, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में ही इस थायमिन डायमर का रिमूवल होता है, जिसको हम लोग डीएनए रिपेयर बोलते हैं। और ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका नाम है फोटो रीएक्टिवेशन रिएक्शन। तो अब तुम लोग को एकदम पता लग गया होगा कि थायमिन डायमर बना, थायमिन डायमर के बाद इसका वाईफाई दबा भैया। हाँ कर ले नहीं क्या लाइट बात करवा दिल्ली सीएम वाला काय दिल्ली सीएम वाला काय नहीं एक्टिवेट करा ले ये नाही चलेला कुले बनी चलो हो गया था तो नहीं आई चलो आगे। एक सेकंड रुक जाओ सर। सर यही रीजन है कि सोलर एक्लिप्स वाले दिन प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर जाने के लिए मना किया हाँ, जाता है। बहुत सारा रीजन है। और यूवी रेज तो देखो, तुम लोगों को मैं तुमको हिंट देता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं उस समय रिसर्च में था, और रुड़की से, आईआईटी रुड़की से आ रहा था, मेरा वहाँ पे एंजाइमोलॉजी पे काम हो रहा था, मतलब साइंस डिपार्टमेंट भी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अटैच वर्क था, तो मैं वहाँ से आ रहा था। तो उसमें क्या हुआ ना कि रुड़की में जैसे हम लोग हिली एरिया की तरफ जाते हैं ना, तो सनलाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। तो मैं बहुत दिन भर घुमा था उस दिन।
तो घूमने के बाद जब हम रात में ऑब्वियस है कि आँख में इरिटेशन होने लगा बहुत ज़्यादा और एकदम कड़ाके की धूप थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, कहा कि देखिए ऐसे-ऐसे आँख में इरिटेशन हो रहा है। बोला, उन्होंने सीधे बोला कि तुम धूप में थे क्या आज? घूमे थे? यस, धूप में तो मैं था। तो बोला कि तुम्हारे आईज़ में जो है ना, तुम लोग तो बायोलॉजी के टीचर हो, तो उस समय रिसर्च में था मैं, तो तुम्हारे आई में वो हो रहा है, यूवी रेज़ का इफ़ेक्ट आ गया और ये धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। तो फिर उसका कुछ कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कहा कि बकेट में पानी डाल के और आँख को ऐसे डीप करके रखिए। फिर दूसरे दिन थोड़ा-सा रहा, तीसरे दिन ठीक हो गया था। तो सनलाइट में यूवी रेज़ का भी होता है। तुम लोग और भी देखे होंगे कि मोतियाबिंद की शिकायत किसको होती है? मेरे को बताओ। मोतियाबिंद तुम लोग जानते हो ना, कैटरेक्ट जो होता है। यस सर। तो ये जो यस सर। कैटरेक्ट होता है, तो ये जनरली उनको होता है जो एक्सपोज्ड लाइट में ज़्यादा काम करते हैं। और कि जैसे आप लोग भी रोड पे निकलते हो तो कई लोग ब्लैक कलर का स्पेक्स लगा के जाते हैं। जरूर जाओ, लेकिन वो मतलब जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो एंटी यूवी वाला है, फैशन वाला ना हो कि पता चला कि तुम्हारा आँख ही खराब हो जाए। तो ये है, यूवी रेज तो बड़े डेंजरस होते हैं और ये हमारे बॉडी में चेंजिंग लाता है, खाली आँख में ही नहीं लाता, बाकी बॉडी में भी लाता है। इसलिए अगर कोई अम्ब्रेला लेके चल रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपने स्किन को बचाने के लिए चल रहा है। वो ओवरऑल चल रहा है, लेकिन एक सिंबॉलिक है कि हम लोग अपनी स्किन को बचाने के लिए अम्ब्रेला लेके चलते हैं सनलाइट से। चलिए, एक्सरेज और गामा रेज। तुम लोग शायद बहुत अच्छे जगह जाओ एक्सरे कराने के लिए, तो वहां पे देखोगे कि एक्सरे मैन जो है, जो एक्सरे मशीन को हैंडल करता है, वो कुछ पहन के रखता है, ऊपर से कुछ डाल लेता है, वो ब्राउन कलर का कुछ होता है। वो नॉर्मल ड्रेस में नहीं रहता। मैं तो एप्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, एप्रॉन नहीं है, जहाँ पे एक्सरे मशीन होता है वहां पे वो डाल लेता है, क्योंकि एक्सरेज बड़ा डेंजरस होता है और दिन भर उसको एक्सरे पेशेंट को करना है। पेशेंट को सुलाता है, फिक्स करता है, फिक्स करके वहां से वो भागता है। भागने के बाद फिर वो क्विक उस पर देता है एक्सपोजर एक्सरेज का। तो एक्सरेज तो सीवियर म्यूटाजेनिक एजेंट है, उसी तरह से गामा रेज भी सीवियर म्यूटाजेनिक यूनिट है ये, और ये सीवियर म्यूटेशन कॉज कर सकता है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि रेडियोथेरापी में गामा रेडिएशन यूज होता है जो कोबाल्ट 60 से निकलता है। जैसे देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है, तुम लोग कभी हॉस्पिटल जाओगे तो देखे होगे, या एम्स हॉस्पिटल में, कि कैंसर के पेशेंट को मार्क बना दिया था हेड में और एक पॉइंट बनाया जाता है, उस पॉइंट पे ही गामा रेडिएशन दिया जाता है, इधर उधर नहीं दिया जाता। अगर उसको ब्रेन ट्यूमर है या कुछ ऐसा लग रहा है तो, या किसी भी पार्ट में अगर हाथ में ही देना है तो उस पॉइंट पे ही दिया जाता है, क्योंकि ये पता चला कि हम रेडियोथेरापी करा रहे हैं तो कुछ और ना हो जाए। तो एक ही फायदा है कि गामा रेडिएशन म्यूटेशन करता है, लेकिन इसका रेडियोथेरापी में यूज होता है कैंसरस पेशेंट के साथ। जो गामा रेडिएशन होता है वो डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेशनल वेराइटी ऑफ क्रॉप में भी हेल्प करता है, और उस लैब का नाम है गामा गार्डन। तुम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि सोनालिका और कल्याण सोना, ये वीट की वैरायटी है, म्यूटेशनल वैरायटी है, जो मैक्सिकन वैरायटी से डेवलप की गई थी इंडिया में विद द हेल्प ऑफ गामा रेडिएशन। चले, यस सर। यस। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल म्यूटेशन। देखो, अब मैंने बोला ना कि हमारे एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो इसको तो आप ऐसे पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आने को। मैं वैसे भी बता दूं कि पिछले कई साल से ये नहीं आया है। केमिकल म्यूटेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली डाई वाला क्वेश्चन आता है, जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराता है। वैसे नाइट्रस एसिड है, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करा देता है नाइट्रोजनस बेस में, यानी सी को यू में कन्वर्ट कर देता है, जी को
जैंथीन में कन्वर्ट कर देता है, ए को एडेनिन को हाइड्रोजैंथीन में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है एबनॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन फिर करा देगा। उसी तरह से अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, उसमें मस्टर्ड गैस आता है, ईएमएस आता है, एमएमएस आता है। ईएमएस का फुल फॉर्म है इथाइल मीथेन सल्फोनेट, एमएमएस का फुल फॉर्म है मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। तो ये सब भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी किसी न किसी तरह से कैंसर कराने में हेल्प करता है, यानी कैंसर को प्रमोट करता है। चले आगे। यस सर। ईएमएस का फुल फॉर्म क्या बताया था? थाइल मीथेन सल्फोनेट, और एमएमएस का फुल फॉर्म है मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। ओके सर। बेस एनालॉग, जैसे दो केमिकल है 5-ब्रोमेरासिल एंड 2-अमीनोप्यूरिन। ये 5-ब्रोमेरासिल थायमीन के को रिजेंबल करता है और इसकी एफिनिटी थायमीन से ज़्यादा होती है। तो पता चला ए के साथ टी को पेयर करना था, ये 5-ब्रोमेरासिल उसके साथ पेयर करके फिर आगे कैरेक्टर चेंज कर देता है। उसी तरह से 2-अमीनोप्यूरिन एडेनिन के इक्विवेलेंट होता है और इसकी एफिनिटी टी के साथ ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा कि एडेनिन को रिप्लेस करके टी के साथ पेयर कर लेगा। तो ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट बताना है। बट नेचर में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन कराने वाला जो हॉट स्पॉट केमिकल है, ये भी एक बार पीएमटी में आया हुआ है, उसका नाम है 5BU, दैट इज 5-ब्रोमो यूरासिल। चलें, नो सर। एक मिनट। डन। वैसे जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो शायद मेरे हिसाब से 2 साल के बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारी चेंजिंग आएगी, और तब तुम याद करोगे कि सर ने बोला था कि क्या चेंजिंग आएगी। सबसे सबसे पहली चेंजिंग आएगी कि आप ज़्यादा कलर्ड और जो फ्लोरोसेंट कलर का जो ड्रेस होता है ना, वो ज़्यादा नहीं पहनोगे एक्सेप्ट फ्यू ओकेजन। क्योंकि ये जितने भी कलर्ड होता है ना, जिसमें और खासकर वो हम लोग वहाँ काफ़ी डेंजरस होता है। तुमने देखा होगा कि जहाँ पे डाई करते हैं यूज लोग आजकल कलर कराने के लिए जाते हैं, उसमें कपड़े का कलरिंग, तो वहाँ पे जो बंदा होता है, वो जो केमिकल इधर से उधर डालता है, कपड़ा को निकालता है, वो काफ़ी उसको एक्सपोजर मिलता है, मतलब वो डेंजरस होता है। तो ये जो एक्रिडीन और प्रोफ्लेविन, ये जो डाई है, ये काफ़ी डेंजरस डाई है। ये क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स लेवल पे, इसका छोटा मॉलिक्यूल्स
डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और डीएनए के अंदर इंसर्ट इस तरह से होता है कि वो नाइट्रोजनस बेस के पास आ जाता है और पूरा सीक्वेंस को चेंज कर देता है। तो तुमने पढ़ा है ना कि डिलीशन और एडिशन का रिजल्ट होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराता है, जिसको गिबरिस इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा माना गया है कि थैलेसीमिया का जेनेटिकल डिजीज है, लेकिन थैलेसीमिया का एक काउज ये भी हो सकता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में वो कहीं ना कहीं एक्रिडीन या प्रोफ्लेविन का एक्सपोजर मिला। अभी भी तुम जाओगे विदेशों में तो जैसे हमारा जो इंडियन कॉटन है ना, ये वाइट वाला, इसका काफी डिमांड होता है। मतलब इंडियन कॉटन, हम लोग जो ओरिजिनल इंडियन कॉटन है वो हम लोग ड्रेस नहीं पहनते क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है। हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब जो ऑर्डिनरी कॉटन है वो यूज करते हैं। शायद ही बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो, या तो लोग समझते हैं कि व्हाइट ड्रेस मतलब या तो नेताजी का ड्रेस या तो स्कूल ड्रेस, या स्कूल में भी शायद व्हाइट ड्रेस अब कम होता है। तो जितना हो सके उतना लाइट ड्रेस यूज करना चाहिए। ये डाई काफी डेंजरस माना गया है। सबसे ज्यादा म्यूटाजेनिक एजेंट्स में डाई को ही बोलते हैं। जो पेंटर होता है ना, जो पेंट करता है इधर उधर, तुम देखे होगे, उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती, उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाता है लास्ट में, जो बाद में लोग उसको टीबी और ये कह के बोल देते हैं कि किडनी खराब हो गया तो फलना। क्योंकि वो वैसे डॉक्टर के पास वो जाता है जो उसको सीधे आलतू फालतू दवा दे के या उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको लास्ट में मार ही देता है। लेकिन रियल में कहीं ना कहीं वो म्यूटेशन से रिलेटेड होता है। तुम देख लेना, कोई भी पेंटर होगा ना, जो प्रोफेशनल पेंटर होगा, उसका बॉडी देखना कि कैसा होगा, वो कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकता। पेंटर या भी जो व्हाइट वॉशिंग करता है वो, उसका देखना, उन लोग के ऊपर लाइम का काफी इफेक्ट होता है। आइस के अंदर कहता है कि जितना एसिड डेंजरस होता है, एसिड से ज्यादा अल्कलाइन सॉल्यूशन डेंजरस होता है आई के लिए। ये भी रिसेंट रिसर्च में है। चले हम लोग आगे। यस सर। तो अब जो है ना, अब तुमने म्यूटेशन पढ़ लिया पूरा भाई, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में डेट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या आएगा वो मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिस्ट दूंगा कुछ एक डिजीज का। वो उसमें जूलॉजिकल टर्म्स होते हैं जो मेरे से ज़्यादा तुम समझ सकते हो, तो अपने आप समझ लेना। मैं आपको केवल जेनेटिकल कॉज एक्सप्लेन करूँगा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जैसे मैं बोलता हूँ कि मेंडेलियन डिसऑर्डर या तो ऑटोजोमल हो सकता है या एलोजोमल हो सकता है। ऑटोजोमल में भी डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा। जैसे सिकल सेल एनीमिया है तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है। लेकिन अभी अभी तुमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कैल्फिंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, ये सब म्यूटेशनल में आता है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में नहीं आता। तो हम लोग को एग्जामिनेशन के टाइम में एकदम अलर्ट रहना है कि कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा, कौन सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दे देगा तुमको पूरा डिजीज का नाम और पूछेगा कि इसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर कितने नहीं है या कितने हैं। इसके बाद आती है सेकंड केस है, अगर आपको जहां तक हो सके क्रोमोसोम नंबर जरूर उसका याद रखना चाहिए, या फिर उसका कुछ न कुछ एक कैरेक्टर याद रखना चाहिए। ज़्यादा हाई फाई से क्वेश्चन नहीं आता, और इसका यूज़ पेडिग्री एनालिसिस में होगा। जैसे मैं बोल दूंगा कि ये पेडिग्री एनालिसिस है, इसमें आप बताइए कि क्या ये पेडिग्री एनालिसिस सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है या किसी और डिजीज से रिलेटेड है। तो पहले पहले आपको एकदम 100% कंफर्म हो जाना है कि पेडिग्री एनालिसिस जो होगा वो मेंडेलियन डिसऑर्डर से रिलेटेड होगा, ना कि म्यूटेशनल डिसऑर्डर से। जैसे थैलेसीमिया है तो थैलेसीमिया, भले ही तुमने गिबरिस इफेक्ट पढ़ा, लेकिन थैलेसीमिया को ऑटोजोमल रिसेसिव बोलते हैं। या फिर फिनाइलकीटोनुरिया तुम अभी पढ़ोगे, वो भी ऑटोजोमल रिसेसिव है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी पढ़ोगे, वो ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो ये सब तुमको लिस्ट एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं पेडिग्री वाला पार्ट सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर में, ऑटोजोमल रिसेसिव में, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 से रिलेटेड है।
इसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी को कंट्रोल करने के लिए यानी एचबीए से बायकॉन्केव होगा, लेकिन जब इसमें ये होगा, म्यूटेशन होगा, तो ये एचबीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये जो कैरी करेगा, सुनो, एचबीएस तक तो तुम म्यूटेशन बोल दिए, लेकिन अब ये जो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तब इसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। एचबीए को डोमिनेंट, एचबीएस को रिसेसिव बोलते हैं। Yes, sir. पहले हाँ। अब देखो, तुम लोग नॉर्मल क्रॉस कराते हो ना, तो हेट्रोजाइगस क्रॉस कराते हो। एचबीए एचबीएस का क्रॉस एचबीए एचबीएस से कराया गया, तो एक तो प्योर मिल गया एचबीए एचबीए नॉर्मल होगा। दो मिलेगा आपको एचबीए एचबीएस, तो ऑब्वियस है यहाँ पे सिकल सेल का बात है। और एचबीएस एचबीएस एकदम प्योर सिकल सेल वाला होगा, ये लीथल होता है क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाता है। और 9 to 12 ईयर्स के एज में जब जब 9 to 12 ईयर्स के एज में जब क्या होता है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का, उस समय डेथ हो जाती है। इसलिए इसका जो रेशियो है वो हम लोग 2:1 ही बोलते हैं, क्योंकि वन डायड एट द एज ऑफ 9 to 12 ईयर्स। डन सर। यानी सर लीथर वाले केस में जो भी आरबीसी बनेंगे वो हमेशा यही एचबीएस ही बनेंगे, यस। जो 4 महीने के बाद डिग्रेड हो जाता है तो। हाँ, मतलब ये तो आप समझ लो कि 9 to 12 ईयर्स के बाद डेथ तो होनी है। एचबीएस वाला सरवाइव नहीं करता, हेट्रोजाइगस वाला सरवाइव करता है। हीमोफीलिया, एक मिनट, हीमोफीलिया मत बोलो। शुरू करना है पे। ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा। नो सर। एक दूसरा ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, उसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोजोमल रिसेसिव है, अपने नोट्स में तुम लोग लिख लेना। ये क्रोमोजोम, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि जितना मैं बोल रहा हूँ या जितना लिखा हुआ वही काफी है। ये क्रोमोजोम नंबर 7 से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्प्शन इन द डक्ट्स। साल्टी स्वेटिंग आता है, यानी साल्टी स्वेट आता है, और थिक स्टिकी म्यूकस ब्लॉक द पेनक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस आएगा तो आपको बताना है। पहले तो ये सिंपल से आएगा कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव, तो ये रिसेसिव है और क्रोमोसोम नंबर 7 से रिलेटेड है। और इसमें बस यही लिखना है कि क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन डक्ट में कम होता है, साल्टी स्वेट होता है, और
थिक स्टिकी म्यूकस ब्लॉक कर देता है पैनक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट। वहां पे लिखा हुआ है ना क्रोमोसोम में, देखो CFTR जीन, CFTR जीन का मतलब है सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन। चलें आगे, इसमें तो कुछ लिखना नहीं था, हैं? यस सर। जी सर। इसके बाद देखो, इसके बाद दूसरा है थैलेसीमिया। शायद तुम लोग भी जानते होंगे कि थैलेसीमिया डिजीज जनरली हाई फाई सोसाइटी में रिपोर्टेड है, काफ़ी रिच फैमिली में होता है, क्योंकि इसमें ब्लड को पूरी तरह से चेंज करने का कॉस्ट काफ़ी आता है, जो नॉर्मल फैमिली में पॉसिबल नहीं है, इवन मीडियोकर में भी पॉसिबल नहीं है, और उसी के कारण डेथ होती है। So thalassemia is the autosomal hemoglobin autosomal recessive disease। इसमें abnormal hemoglobin होता है, यानी ये भी hemoglobin से related है, और ये 2 क्रोमोसोम से के डिफेक्ट के कारण होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 एंड क्रोमोसोम नंबर 16। 2 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया is related to chromosome number 16, बीटा थैलेसीमिया is related to chromosome number 11। अल्फा थैलेसीमिया में जो जीन होता है वो HbA1 एंड HbA2, और ये क्या करता है, इट रिजल्ट्स इनटू द डिक्रीज इन अल्फा चेन। आप लोगों को पता है ना कि अल्फा चेन और बीटा चेन हीमोग्लोबिन में होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो इसमें अल्फा चेन डिक्रीज होता है तो एबनॉर्मल राइज करता है बीटा चेन। दूसरी तरफ बीटा थैलेसीमिया में डिक्रीज इन बीटा चेन तो एबनॉर्मल राइज इन द अल्फा चेन। यही है थैलेसीमिया, और इसमें ब्लड का एक्सचेंज होना जरूरी होता है, अदरवाइज डाइड। और क्या चलें? चलें भाई आगे। यस सर। अब इसमें भी तुमको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, फिनाइल कीटोनुरिया ये भी आप लिख लो, क्रोमोसोम नंबर 12 से होता है रिलेटेड। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि उतना ज़्यादा आप जाओ डिटेल में। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये क्रोमोसोम नंबर 12 से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन का ब्रेन में एक्युमुलेशन होता है, और इसके कारण मेंटल रिटार्डेशन आता है। तो नॉर्मल जो इंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो फिनाइल एलेनिन को टायरोक्सिन में कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे फिनाइल कीटोनुरिया में ये इंजाइम काम नहीं करता, इसलिए फिनाइल एलेनिन का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होता। तो ऑब्वियस है कि टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट करेगा। अगर आप लोग थोड़ा गहराई से जानना चाहते हो तो ये वाला डायग्राम देख लो, इधर नॉर्मल है और इधर पीकेयू है। पीकेयू का मतलब है फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है। तो इधर देखो ये नॉर्मल टायरोसिन बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि यहाँ पे पीकेयू में क्या हुआ, ये फेल हो गया तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज फेल हो गया तो टायरोसिन नहीं बना। टायरोसिन नहीं बना तो ऑब्वियस है कि फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट कर रहा है और हेल्थ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। तो तुमको बस याद रखना चाहिए इंजाइम का नाम, मेरे हिसाब से जो इंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है वो इंजाइम यहाँ पे नहीं बनता, ये रिसेसिव है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। मैं चलूँ नेक्स्ट पेज पे?
बैठे Yes, sir. रहते यस सर हैं। बोलने के लिए तो बोलते ही नहीं। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है। डुसनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हंटिंगटन कोरिया ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। एल्बिनिज्म ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। और एक तुम लोग अपना कान देखना कि आपका कान जो है वो ईयर लोब अटैच्ड है या ये ऐसे लटका हुआ है। देखो ये जो नॉर्मल होता है ये ऐसा ईयर लोब नॉर्मल होता है। फ्री ईयर लोब ये डोमिनेंट होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ये कोई डिजीज नहीं है, ये कैरेक्टर है। और अगर Sir, अटैच attach. ईयर लोब है तो ये रिसेसिव है। तो अटैच है या फ्री है आप लोग का बताइए। सर अटैच्ड है। या Sir, attach. Free. हाँ Sir, तो free है. किसी का फ्री है किसी का अटैच है। बोलोगे सर ये डिजीज है, बोलो ये डिजीज नहीं है, ये कैरेक्टर है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीएमटी में आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, पेडिग्री एनालिसिस में आता है। तो जब हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे तब ये आराम से करेंगे। दूसरी तरफ आप लोग को पता है कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। सर वो लिखना नहीं था। लिखो लिखो, ये लिखना था तो एकदम लिखना था। एक और में आप लिख दो, कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा हीमोफीलिया। बताओ ये कौन सा डिजीज है, ऑटोजोमल है या एक्स लिंक है? सर ऑटोजोमल कलर एक्स नहीं, कलर ब्लाइंड तो सर एक्स है। और हीमोफीलिया सर हीमोफीलिया भी एक्स है, एक्स लिंक। देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से दो तरह से क्वेश्चन आता है। अगर डुसनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट डीएमडी भी लिखा जाता है, डीएमटी। तो डुसनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो ये समझ लेना कि एक्स लिंक रिसेसिव है। और मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो ये समझ लेना ऑटोजोमल डोमिनेंट है। और ये जो ईयर लो वाली बात है, ये दोनों ऑटोजोमल है। ये डिजीज नहीं है, कैरेक्टर है, ऑटोजोमल। चलें? यस सर Yes. अब हम लोग जेनेटिकल काउंसलिंग पढ़ेंगे। जेनेटिकल काउंसलिंग क्या होता है? तो यही कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। तो ऐसे क्या जरूरत पड़ गई जेनेटिकल काउंसलिंग की या पेडिग्री एनालिसिस की? तुम लोग कभी एम्स में जाना तो ओपीडी जहाँ पे बिल्डिंग है उसके पास ही एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट का नाम है मैरिज एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट। तो वो मैरिज ब्यूरो नहीं है, मैरिज एंड काउंसलिंग उसमें जाने नहीं देगा। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो खैर अब तो रिक्वेस्ट क्या, आप तो सीधे तुम डॉक्टर बनोगे तो जाना। तो रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, आई कार्ड होना चाहिए आपके पास किसी भी मेडिकल कॉलेज का चलेगा, या उसी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए। उसमें आप जाओगे अंदर ना तो तुमको हर एक रूम में वहाँ पे केवल पेडिग्री चार्ट दिखाई देगा। एक तरह तरह के केसेस दिखाई देंगे, सब पेडिग्री चार्ट। तो वहीं पे वही है जेनेटिकल काउंसलिंग डिपार्टमेंट। वहाँ पे पेशेंट जाता है और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च भी होता है, स्टडी भी होती है। तो हुआ क्या कि ह्यूमन के अंदर कंट्रोल्ड क्रॉस पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब ऐसा थोड़ी है ड्रोसोफिला की तरह
तो लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड कंट्रोल्ड क्रॉसेस, दो चीज है. So Mendelian experiment not possible in human because controlled crosses not possible, very less number of offspring. So one can find out any disorder in future generation as well as in ancestor through pedigree analysis. इसलिए पेडेग्री एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग अपने एंसेस्टर के अंदर या आने वाले जनरेशन के अंदर ये पता कर सकते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट्स की प्रोबेबिलिटी है, ये हम लोग पता कर सकते हैं. डन सर. अब इसके लिए तुमको सिंबल्स यूज करना होगा और ये सिंबल्स मैं तुमको बता दूं कि इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए. पेडिग्री चार्ट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग फॉलोइंग सिंबल्स. अगर नॉर्मल हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो नॉर्मल फीमेल है यानी अनअफेक्टेड है, नॉर्मल मेल है. अगर सर्कल लेते हैं तो नॉर्मल फीमेल, ये भी अनअफेक्टेड है. अगर हम लोग ये वाला पार्ट लिखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर उसमें दोनों में लाइनिंग से क्रॉस किया हुआ है तो उसका मतलब हो गया डेथ. अगर एक पॉइंटेड नीचे आ रहा है तो उसका मतलब एबॉर्टेड. शेडेड जब भी करते हैं कोई भी पेडिग्री चार्ट में एक सिंबल्स को अगर शेडेड करते हैं तो या तो अफेक्टेड होगा या ट्रेट अंडर स्टडी होगा या डिजीज्ड होगा. लेकिन अगर 50% शेडेड करते हैं तो वो ऑटो हेट्रोजाइगस ऑटोजोमल है, और अगर बीच में पॉइंट डालते हैं तो वो कैरियर है. वैसे हेट्रोजाइगस को भी ऑटोजोमल कैरियर बोलते हैं और इस कैरियर को एलोजोमल कैरियर बोलते हैं. फिर देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस के लिए क्या है, मैटिंग और मैरिज के लिए क्या है, मैटिंग बिटवीन द नियरेस्ट रिलेटिव. जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया एज वेल एज अब्रॉड ऐसा भी होता है. देखो तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, तुमको कई केसेस ऐसे आएंगे कि आप कुर्सी छोड़ के भागोगे नहीं, आप उसका डील करोगे. कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल से मैरिज करते हैं, तो वो 100% आएगा मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स. हमारे सोसाइटी में इसको अलाउ नहीं किया गया है और इसको कॉन्सेंगीनियस बोलते हैं. ये क्यों नहीं अलाउ किया गया है? क्योंकि इसका जेनेटिकल डिसऑर्डर होने का चांस ज़्यादा होता है. फिर देखो ये वाला पार्ट है पेरेंट और फिर ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग में हम लोग ब्रदर एंड सिस्टर को एक साथ सिबलिंग बोलते हैं. अगर ये ऐसा कोई सिंबल है उसमें 3 नंबर हो या 4 नंबर हो तो अकॉर्डिंगली उसको हम लोग 3 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग बोलेंगे. अगर 4 लिखा रहता तो 4 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. ठीक है. यस सर. एक मिनट सर. ठीक है, मैं आज यहीं तक पढ़ाऊंगा और किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी स्लाइड में तो पूछ. सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो एक बार. ठीक है, ये हो गया सबका. नो सर. ये कर लो फिर मैं दिखाता हूँ.